नेपाल में सुबह सुबह बहुत बड़ा विमान हादसा हो गया है। हादसे में विमान में सवार करीब सभी लोग मारे गए हैं। इसमें से 68 शव मिल चुके हैं। 72 लोगों को लेकर जा रहा ये विमान डोमेस्टिक यति एयरलाइंस का विमान काठमांडू से पोखरा जाते हुए अचानक क्रैश हो गया और पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से सिर्फ 10 सेकंड पहले विमान ATR 72 क्रैश हो गया। जमीन पर गिरते ही धमाके के साथ विमान में आग लग गई। धुएं का काला गुबार उठने लगा। जहां विमान गिरा वहां मौजूद लोग मदद के लिए भागे, लेकिन विमान मलबे में तब्दील हो चुका था और धू धू कर जल रहा था, इसलिए विमान से लोगों को निकालने का ज्यादा मौका नहीं मिला। हादसे के बाद विमान का आधा टुकड़ा पहाड़ी के किनारे लटका हुआ था और आधा टुकड़ा सेती नदी के पास खाई में गिर गया। विमान में 72 लोग सवार थे, जिसमें 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे। इसमें 53 नेपाल के नागरिक, 5 भारतीय समेत 15 विदेशी नागरिक थे। हादसे के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचे और इमरजेंसी कैबिनेट बैठक भी बुलाई। घटना दुखद भयो हैन। अब यसको उद्धार कार्यको निम्ति सम्पूर्ण शक्ति लगाइएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी सबै अहिले छानबिन जाँचबुझ भइराखेको छ। हामीले अब आकस्मिक कैबिनेट बोलाएको छौं। पहाड़ियों से घिरा पोखरा एक टूरिस्ट प्लेस है और दुनिया भर से सैलानी यहाँ आते हैं। फ्लाइट काठमांडू एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के 20 मिनट बाद ही क्रैश हो गई। विमान का एक वीडियो सामने आया है जो क्रैश होने के ठीक पहले का बताया जा रहा है, जिसमें विमान मकानों के ऊपर बेहद नीचे उड़ता दिखाई दे रहा है। ये फुटेज क्रैश से कुछ सेकंड्स पहले की ही है। इस लड़खड़ाते हुए विमान को गौर से देखिए। विमान हवा में ही तिरछा होता दिखाई दे रहा है। कैमरे से गायब होने से पहले साफ दिखाई दे रहा है कि प्लेन तिरछा हो गया है और गिरने वाला ही है। जाहिर है प्लेन ने अपना संतुलन खो दिया था, जिसके बाद कैमरा शेक होता है, यानी ठीक इसी वक्त प्लेन क्रैश हो गया और सेती नदी के पास जमीन पर गिर गया, जिसका एक हिस्सा खाई में गिर गया। क्रैश होकर विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। प्लेन ने रविवार सुबह 10:32 पर काठमांडू से उड़ान भरी थी। 10:50 पर विमान ने कंट्रोल टावर से संपर्क किया। इसके बाद विमान का संपर्क टूट गया, वो राडार से लापता हो गया। उसके बाद पोखरा एयरपोर्ट के पास विमान क्रैश हो गया। विमान हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, जो 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। नेपाल के पोखरा में जो घरेलू विमान क्रैश हुआ वो नया नहीं था। फ्लाइट राडार 24 के मुताबिक यति एयरलाइंस का ATR 72 विमान 15 साल पुराना था। ये डबल इंजन टर्बो प्रॉप प्लेन था। इस विमान का उत्पादन एयरबस और इटली की लियोनार्डो कंपनी के जॉइंट वेंचर के जरिए होता है। यति एयरलाइंस के बेड़े में 6 ATR 72-500 विमान मौजूद हैं। विमान क्रैश क्यों हुआ इसका पता तो तफसील से जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि विमान का एक इंजन फेल हो गया था और पायलट ने लैंड करने के बजाय हवा में चक्कर लगाने की कोशिश की। विमान ATR 72 डबल इंजन का विमान है। शुरुआती जांच के मुताबिक बाया इंजन सबसे पहले फेल हो गया। हवा में चक्कर लगाने के लिए पायलट ने दोनों इंजनों पर पूरी ताकत झोंक दी। चूंकि बाया इंजन पहले ही फेल हो चुका था, इसलिए सारा बोझ दाएं इंजन पर आ गया। इसकी वजह से विमान बाईं ओर झुक गया और आखिर में जमीन पर क्रैश हो गया। फुल्ली लोडेड एयरक्राफ्ट था और उसका लेफ्ट साइड के ऊपर टर्न मारना, या तो सेफ स्पेस के लिए, कोई सेफ जगह के लिए, तो रनवे काफी दूर होगी, वहां पहुंच नहीं सकता होगा, उसकी पावर कम होगी। पोखरा वहां पहुंच नहीं सकता होगा, उसकी पावर कम होगी। पोखरा एयरपोर्ट ATC के सूत्रों के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त यति एयरलाइंस का विमान रनवे से महज 10 सेकंड की दूरी पर था। ATC कर्मचारी के मुताबिक पोखरा का रनवे पूर्व पश्चिमी दिशा की ओर बना हुआ है। विमान के पायलट ने पहले पूर्व की तरफ से लैंडिंग की परमिशन मांगी थी और परमिशन मिल भी गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर में पायलट ने पश्चिम की तरफ से लैंडिंग की परमिशन मांगी और दोबारा परमिशन दे दी गई। ये सब 10:50 तक चलता रहा। इसके बाद विमान राडार से गायब हो गया और हादसे का शिकार हो गया। नेपाल में प्लेन हादसों का इतिहास रहा है। रविवार को हुआ हादसा पिछले 30 सालों में नेपाल का सबसे बड़ा प्लेन हादसा है। पिछले साल 2022 में नेपाल के मुस्तांग जिले में प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें सभी 22 लोग मारे गए थे। साल 2018 में ढाका से काठमांडू जा रहा प्लेन लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया, जिसमें 71 में से 49 लोग मारे गए थे। यही नहीं, साल 1991 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का प्लेन काठमांडू में क्रैश हो गया, जिसमें सभी 167 लोगों की मौत हो गई थी। तो काठमांडू से निकला विमान जाकर के पोखरा में क्रैश हुआ है। पोखरा के जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास विमान क्रैश हुआ उसका चीन से भी कनेक्शन है। पोखरा एयरपोर्ट को चीन की मदद से तैयार किया गया है और सिर्फ 15 दिन पहले ही एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। ये एयरपोर्ट चीन और नेपाल की बढ़ती करीबी का एक सबूत भी है। इसे चीन ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया है।
खुद प्रधानमंत्री पुष्पदहल प्रचंड ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। 1 जनवरी को नए साल के मौके पर प्रचंड ने इसे देश को समर्पित किया था। उद्घाटन के एक दिन बाद ही काठमांडू में चीनी दूतावास ने ऐलान किया था कि ये एयरपोर्ट चीन नेपाल BRI कोऑपरेशन का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। कास्की जिले में पोखरा काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर है। इसे हिमालय का मशहूर हाइकिंग साइट अन्नपूर्णा सर्किट का गेटवे कहा जाता है। नेपाल में यति एयरलाइंस का विमान रविवार को क्रैश हुआ तो यहां के उड़ानों के जोखिम पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई। बीते 30 वर्षों में नेपाल में ये 28वां विमान हादसा है। विशेषज्ञों के मुताबिक नेपाल में दुनिया के 8 सबसे ऊंचे पहाड़ हैं जो विमानों की आवाजाही के लिए खतरनाक है। नेपाल का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट समुद्र तल से 1338 मीटर ऊपर एक सकरी घाटी में है, जिसकी वजह से विमानों को मुड़ने के लिए काफी तंग जगह मिलती है। यही नहीं, नेपाल के पूर्वोत्तर का लुक्ला शहर का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है, जिसके रनवे को पहाड़ों के बीच एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। लुक्ला एयरपोर्ट के रनवे के एक छोर पर विशालकाय पहाड़ हैं तो दूसरे छोर पर खाई है। अल्ट्रा ट्रेन्ड पायलटों को ही यहां विमान उतारने और उड़ान भरने की इजाजत है, लेकिन अनुभवहीन पायलटों की वजह से नेपाल में विमान यात्रा करना जोखिम भरा है। इसके अलावा पहाड़ी इलाके में तेजी से बदलता मौसम भी नेपाल में विमान यात्रा के लिए ठीक नहीं माना जाता है, जबकि बेहतर रडार तकनीक और काबिल कर्मचारियों की कमी इस जोखिम को और भी बढ़ा देती है। और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसके करीब 11 महीने पूरे होने वाले हैं और जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया जंग और भी भीषण होती गई। रूस हर हफ्ते यूक्रेन पर एक ऐसा हमला करता है जो पूरे यूक्रेन को दहला देता है। यूक्रेन के नीप्रो शहर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब रूस की एक मिसाइल रिहायशी इमारत पर जा गिरी और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आईं, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। रूस की मिसाइल एक 9 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग पर गिरी और देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। रूस के इस अटैक में कई बेकसूर लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। घटनास्थल पर फौरन राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। कई लोगों को मलबे से निकाला गया। हालांकि स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि घटना के घंटों बाद तक कई लोग मलबे में दबे रहे, यानी मलबा पूरी तरह हटने पर मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। यूक्रेन कई बार रूस पर आरोप लगा चुका है कि रूस जानबूझकर रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बना रहा है। कीव, खार्किव, मरियुपोल, ओडेशा के बाद अब यूक्रेन का नीप्रो शहर रूस का निशाना बना। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार हमले कर रही है, लेकिन नीप्रो शहर पर ऐसे हमले की यूक्रेन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वहीं रूस की ओर से की जा रही गोलीबारी की वजह से ब्लैकआउट जैसे हालात बन गए हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूस उसके अहम बुनियादी ढांचों पर मिसाइल हमला कर रहा है। बीते दिनों ही रूस ने कीव के पास कोपिलीव शहर पर भी मिसाइल हमला किया। कोपिलीव यूक्रेन की राजधानी कीव से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हमले से पहले उन्हें सायरन की आवाज तक सुनाई नहीं दी। हालांकि यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि हमला बैलिस्टिक मिसाइलों से हो रहा है और यूक्रेन के पास बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने वाली तकनीक नहीं है। शायद यही वजह है कि सायरन उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रहे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर पश्चिमी देशों से मदद की गुहार लगाई और हथियार मांगे। Зупинити російський терор. Так. Чи можна зробити це якось інакше, ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна і треба зробити на нашій землі, в нашому небі, в нашому морі. इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक और आर्टिलरी सिस्टम देने की घोषणा की है। ताजा हालात से संदेश साफ है, ना तो रूस हमले रोकने वाला है और ना ही यूक्रेन सरेंडर करने वाला है। इन हालात के बीच दुर्दशा यूक्रेन की बेकसूर जनता की हो रही है। एक दिन पहले भीषण जंग के बाद रूस ने पूर्वी यूक्रेन के सोइदर शहर पर अपनी जीत का दावा किया। ये जीत रूस के लिए डॉनबास के इलाके में अपना नियंत्रण हासिल करने के लिए लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है और इसलिए पिछले कई दिनों से दोनों देशों के बीच इस छोटे से शहर पर कब्जे की लड़ाई चल रही थी। वहां से सामने आई तस्वीरों में रूसी सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में आगे बढ़ते नजर आए। रणनीतिक लिहाज से अहम इस शहर पर कब्जे के लिए रूस ने पूरी ताकत झोंक दी। जमीनी लड़ाई के साथ उसने यहां भीषण बमबारी और हवाई हमले भी किए। रूस के हमलों ने पूरे शहर को मलबे के ढेर में बदल कर रख दिया। हर तरफ सिर्फ बर्बाद इमारतें और तबाही की तस्वीरें नजर आईं। हालांकि रूस के लिए भी ये जंग आसान नहीं है। जंग की तस्वीरों में यूक्रेन के सैनिक मुकाबले के लिए ट्रेंच खोदते दिखे। यूक्रेन का दावा है कि उसके सैनिक रूस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और रूस अभी भी शहर में दाखिल नहीं हो पाया है। हालांकि यूक्रेन की जमीन पर बिछे बर्बरता के निशान गवाही देते हैं। इस जंग ने सोइदर के हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। बर्फबारी के लोग किसी तरह जान बचाकर भागने को मजबूर हैं।